एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखें, जिसमें मैंने आपको मगध के बारे में बताया, वैदिक काल के बारे में बताया, मगध क्यों इतना इंपॉर्टेंट था उसके बारे में, जो 16 आपके महाजनपद है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का चैप्टर मौर्य वंश से। तो आज का ये जो आपका पार्ट होने वाला है ये मौर्य वंश पे होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में, अशोक के धम्म के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित करके की। यानी मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसको हराकर? धनानंद को। और उसने किसकी सहायता से इसको हराया था? चाणक्य की, क्योंकि चाणक्य जो थे वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, इसलिए इन्होंने किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से धनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। यानी अगर हम इनके शासन की बात करें कि इनका जो शासन है उनका कहाँ तक विस्तार हुआ, तो इनका अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक इनका जो शासन है वो फैला हुआ था। सम्राट अशोक ने कलिंग यानी वर्तमान में जो उड़ीसा है उसको पराजित करके मौर्य वंश में मिलाया था। यानी अगर हम अशोक की बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं, इन्होंने उड़ीसा जो आज के समय में है, पहले से कलिंग कहा जाता था, इसको पराजित करके मौर्य वंश में मिलाया था। अब हम बात कर लेते हैं मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत हमें कहाँ से मिलते हैं, किस वजह से हमें मौर्य वंश की जो जानकारी है किन किन चीज़ों से मिलती है। यहाँ पे देखो डॉट आएगा, मौर्य वंश की जो जानकारी के स्रोत हमें कहाँ से मिलते हैं। सबसे पहले है मूर्तिकला, यानी मूर्तिकला से हमें जो है मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत मिलते हैं कि ये उस समय में बनवाई गई होंगी या किसने बनवाई थी, उसके भी हमें जो है ये थोड़े बहुत जानकारी मिलती है। दूसरा जो इसकी जानकारी का स्रोत है वो है समकालीन रचनाएं, जैसे कि इंडिका। उस समय में जो रचनाएं की गई थी, इंडिका जो एक पुस्तक है जो किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। इसके लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इससे भी हमें जो है मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपका कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो राजनीति से संबंधित थी। यानी कौटिल्य ने क्या लिखी थी? एक अर्थशास्त्र लिखी थी जिसमें सब जो नियम कानून थे वह यानी कि राजनीति से संबंधित जितने भी मुद्दे थे वो उसमें लिखे हैं। इससे भी अर्थशास्त्र से भी हमें जो है वो मौर्य वंश की जानकारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जैन और बौद्ध धर्म के अन्य जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनसे भी हमें जानकारी देखने को मिलती है मौर्य वंश के बारे में। अशोक द्वारा, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो मेन है वो है अशोक द्वारा लिखवाए गए स्तंभ, इन्हें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी अशोक ने जो स्तंभ बनवाए उन पर जो उसने अपने संदेश लिखवाए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं इस वंश की जानकारी के। नेक्स्ट है आपका मौर्य युगीन सिक्के, यानी मौर्य काल में जो सिक्के चलाए गए थे उनसे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी के बारे में मिलता है। अशोक ऐसा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और अपनी प्रजा के लिए क्या लिखवाए थे? संदेश लिखवाए थे, वो भी पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे मौर्य साम्राज्य। देखिए ये था मौर्य साम्राज्य जो देखिए उत्तर भारत में भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं मौर्य साम्राज्य में प्रशासन के बारे में कि मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था उसके प्रमुख केंद्र कौन से थे और कहाँ कहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जगह है वो मानी जाती थी मौर्य साम्राज्य में। तो देखिए मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। अगर हम मेन केंद्रों की बात करें तो वो केवल 5 थे। उसमें सबसे पहले क्या होती है? राजधानी ही होती है हर साम्राज्य की। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। इसमें पहला है पाटलिपुत्र जो कि इसकी राजधानी थी। दूसरा है तक्षशिला, ये पश्चिम में स्थित था। उज्जैनी जो उत्तर में, तोसली पूर्व में और स्वर्णगिरी आपका दक्षिण में स्थित था। तो ये थे मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख केंद्र। अब हम बात कर लेते हैं मौर्य साम्राज्य में अभिलेखों पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण मिले हैं। यानी जो हमें अभिलेखों पर जो संदेश देखने को मिलते हैं, जो उनके विचार मिलते हैं वो सेम ही मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी वो वहाँ पर सेम रही होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि ऐसा संभव नहीं है कि हर जगह सेम ही होती हो, ये सिर्फ अनुमान लगाया गया था। क्योंकि अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान क्या है? पहाड़ी इलाका है। और उड़ीसा की बात करें तो ये समुद्री तट पर स्थित है। तो इससे ऐसी संभावना जताई जाती है कि यहाँ पर जो प्रशासन होता था वो सेम नहीं होता होगा। ऐसा प्रशासन सेम करना जो है वो कठिन होता होगा। साम्राज्य की जो राजधानी है पाटलिपुत्र
तथा उसके आसपास के प्रांतों में शासन का जो नियंत्रण है वो ज़्यादा प्रबल रहा होगा। यानी ये तो आपको पता होगा कि जो राजधानी होती है वहीं पे जो शासन का सारा कारोबार होता है, वहीं पे सारा परिवार भी वहीं रहता है, तो वहाँ पे जो राजा होता है, शासक होता है, उसका नियंत्रण ज़्यादा होता है। यानी कि लंबी दूरी के जो राज्य होते हैं जिस पर उसका जो शासन होता है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन जो उसके करीबी जो राज्य होते हैं उन पर उसका जो शासन है वो अधिक देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं मौर्य साम्राज्य में जो प्रशासन है उसमें क्या क्या चीज़ें अपनाई गई। सबसे पहले देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य था और इसमें आने जाने की जो व्यवस्था थी वो भी अच्छे से करनी थी। अब राजा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसे वहाँ पर टाइम भी लगता था, उसे अपने साथ सैनिकों को लेकर जाना पड़ता था, अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था भी देखनी पड़ती थी। तो जब मौर्य साम्राज्य के शासन जो थे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे नदी मार्गों से, यानी नदी के जरिए अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उन्हें काफ़ी समय लगता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में। यानी वो अगर राजधानी से यानी पाटलिपुत्र से अगर वो कहीं और जाते थे किसी और प्रांत में या राज्य में, तो उन्हें जाने में या तो हफ्ते या महीनों का जो समय है वो लगता था। यानी हफ्ते या फिर महीने जो है उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में लग जाते थे। इसलिए यात्रियों की सुरक्षा और खान पान के लिए जो है वो व्यवस्था जो थी उनके लिए की जाती थी, जो कि सेना के माध्यम से ही संभव था। यानी सेना के साथ ही जो है वो जाया करते थे। अब हम बात कर लेते हैं मेगास्थनीज के बारे में कि जो मेगास्थनीज है उसने क्या है कि सैनिक गतिविधियों के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का गठन किया था। अब हम देख लेते हैं 6 उप समितियाँ क्या थी तो और इनका क्या कार्य था। तो पहली का कार्य क्या था, नौसेना का संचालन करना, यानी जो नाव में जो सैनिक जाते हैं उनका संचालन करना, पैदल सैनिकों का संचालन करना, हाथियों का संचालन करना, यानी हाथियों पर जो होते हैं हाथियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसका संचालन करना तीसरी समिति का कार्य होता था। रथ सेना का संचालन करना, जो रथ पर होते हैं, अश्वरोही, अश्वरोही का मतलब होता है जो घोड़े पर जो सैनिक होते थे उनका संचालन करना। और एक समिति का कार्य क्या होता था कि जितनी भी ये समितियां हैं उन समितियों की भोजन व्यवस्था और जानवरों के चारों का प्रबंध करना होता था। अगर हम यूनानी स्रोतों के अनुसार देखें कि मौर्य सेना कितनी थी, तो मौर्य सेना में 6 लाख तो पैदल सैनिक थे, यानी 6 लाख जो हमारे थे वो पैदल सैनिक थे। और उसके बाद अगर हम बात करें घुड़सवार की तो 30,000 घुड़सवार और 9,000 जो थे वो हठी थे। यानी इतनी बड़ी संख्या की जो सेना थी वो थी और जिसका प्रबंध हमें उप समितियों में देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं अशोक के बारे में। देखिए, अशोक को जो है वो महान की उपाधि भी दी गई है। अशोक महान, इनके नाम के पीछे महान लगाया जाता था और ये उपाधि जो है वो उनकी प्रजा, उनकी जनता ने जो है वो अशोक को दी थी। अशोक जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध शासक रहे हैं। चलिए इससे पहले हम देख लेते हैं इनके बैकग्राउंड के बारे में, इनका जन्म कब हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई। देखिए, अशोक का जो जन्म हुआ वो 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। यानी जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, उसमें जो है अशोक का जन्म हुआ 304 ईसा पूर्व में। अशोक की मृत्यु 332 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। यानी पाटलिपुत्र में ही उनका जन्म हुआ और वहीं पर जो है उनकी मृत्यु हो गई। अशोक ने 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। यानी अगर हम उनके शासनकाल की बात करें तो उन्होंने 238 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। कलिंग युद्ध जो 261 में लड़ा गया, उनके बाद उनका मन जो है वो द्रवित हो गया और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपने धम्म का प्रचार किया। धम्म क्या है, एक तरह से उनका सिद्धांत है। धम्म के जो सिद्धांत है उसमें जो है नियम लिखे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो धम्म के सिद्धांत को बहुत ही सरल और सार्वभौमिक बनाए गए। उसके बाद धर्म के प्रचार के लिए एक धम्म महामत नाम के एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता था। यानी ये एक उनका अधिकारी होते हैं, उनका एक पद होता है धम्म महामत। तो उन्होंने एक अधिकारियों को नियुक्त किया धम्म महामत को, जिनको जो अशोक है वो सैलरी दिया करता था अपने काम करने के लिए। तो अशोक ने अपनी जनता के लिए बहुत सी ज़्यादा कार्य किए हैं, यानी बहुत अच्छे कार्य किए हैं अशोक ने अपनी जनता के लिए, जिसमें से कुछ यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे कि उन्होंने विद्यालय बनवाए, अस्पताल बनवाए, सराय बनवाए, कुएं इत्यादि बनवाया इन्होंने। तो अशोक ने इन्हीं कार्यों के कारण जो है अशोक को महान कहा जाता है। यानी अशोक ने जो ऐसे कार्य किया अपनी प्रजा के लिए, इसीलिए इनको अशोक महान की उपाधि जो है वो दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं आज के समय में ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, आज के समय में भी जो अशोक के बारे में हमें जो है मोटिवेशन मिलता है, ये जो है आदर्श के रूप में इन्हें लिया गया है। देखिए,
अशोक का जो स्तंभ है इसे ही हमने अपना राज्य चिन्ह बनाया है। देखिए ये है हमारा राज्य चिन्ह। तो अशोक का जो स्तंभ पे हमें राज्य चिन्ह मिला है, जो चिन्ह मिला है उसे हमने अपना राज्य चिन्ह बनाया है। और अशोक के चक्र जो है, अशोक चक्र, उसको हमें अपने तिरंगे में जगह दी है। ये देखिए ये है हमारा अशोक चक्र, ये हमारा अशोक चक्र है जिसको हमने अपने तिरंगे में भी जगह दी है। ये देखिए, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के समय में भी माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं धम्म के बारे में कि धम्म में क्या क्या बातें लिखी गई थी और कौन कौन से नियम हैं जो उसमें बताए गए हैं। देखिए धम्म जो है वो एक नियमावली है, यानी इसमें जो है नियमों को लिखा गया है, जिसमें क्या लिखा गया है सबसे पहले कि बड़ों के प्रति हमें आदर करना चाहिए, ठीक है। अहिंसा का संदेश दिया है, यानी हमें अहिंसात्मक रहना चाहिए, हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए, हिंसा को नहीं करना चाहिए, हमें अहिंसात्मक रहना चाहिए। सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति आदर जताना चाहिए, सेवकों और दासों के प्रति उदार व्यवहार रखना चाहिए, उनके साथ ज़्यादा कठोर नहीं होना चाहिए, उनका शोषण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है अन्य धर्मों और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, यानी ये नहीं कि सिर्फ अपने ही धर्म को सर्वव्यापी समझो, सबसे अच्छा मानो, और जो दूसरों का धर्म है वो अच्छा नहीं है। यानी कि इन्होंने बताया, अशोक ने, कि हमें जो है सभी जितने भी धर्म हैं हमारे समाज में, उन सभी धर्मों का जो है वो बराबर सम्मान करना चाहिए और पशु पक्षियों के साथ भी अच्छा व्यवहार जो है वो करना चाहिए। नेक्स्ट है अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महामत को नियुक्त किया, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उन्हें वेतन दिया जाता था और धम्म के प्रचार में बहुत ज़्यादा जो है वो धन की आवश्यकता पड़ी, धन खर्च हुआ, तो इसमें जो धन है वो खर्च हुआ, बहुत से पैसे सिक्कों की आवश्यकता पड़ी और पूरे साम्राज्य में जो है अशोक ने शिलालेख जो है वो लगवाई, किसके लिए? धम्म के प्रचार के लिए। अब हम बात कर लेते हैं क्या मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण था। तो देखिए इतिहासकारों का पहला कहना तो ये है कि उनका मानना है कि जो भारत में ऐसे साम्राज्य की जो संभावना है बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण और उत्साहवर्धक लगी है उनको। नेक्स्ट है पत्थर की मूर्तियाँ जो हमें मिली है मौर्य साम्राज्य की जानकारी का जो एक स्रोत है, ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत जो है पत्थर की मूर्तियाँ जो है वो मानी जाती हैं। इसके बाद है इतिहासकारों का अभिलेखों संदेश का अन्य राजाओं, यानी इतिहासकारों को क्या मिले? अभिलेख भी मिले हैं, जिससे उन्हें संदेश होता है कि वहाँ पे अन्य राजा भी थे। उसके बाद है मौर्य का इतिहासकारों को मौर्य सम्राट यानी अशोक काफ़ी परिश्रमी, शक्तिशाली और विनीत लगा, यानी इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जो अशोक थे, अशोक सम्राट जो था वो बहुत ज़्यादा परिश्रमी, शक्तिशाली और लोकप्रिय रहा था। नेक्स्ट है आपका अशोक ने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध दिया था, यानी अगर हम अशोक की बात करें तो उसने क्या किया था? पूरे के पूरे जो उसका साम्राज्य था उसको एक सूत्र में बांध दिया, और ऐसा उसने कैसे किया था? अपने धम्म का प्रचार करके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अशोक पहला ऐसा सम्राट था जिसने अपने प्रजा और अधिकारियों के क्या लिखवाए थे? संदेश लिखवाए थे, जो पॉलिश किए हुए पत्थरों और स्तंभों पर बनवाए थे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 20वीं सदी के जो नेताएं हैं उन्होंने क्या माना है? अशोक को अपना प्रेरणा का स्रोत माना है, जिसका सबूत हमें कहाँ से मिलता है? अशोक चक्र को से मिलता है, जो अशोक चक्र जो है वो भारत का राज्य चिन्ह के रूप में यूज़ किया गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मौर्य साम्राज्य इतना शक्तिशाली था, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध इसमें शासक था अशोक, उसके बावजूद भी क्या है कि इसका जो शासन है वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। इसका शासनकाल की बात करें तो यह केवल 150 वर्षों तक ही चल पाया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसके अलावा मौर्य साम्राज्य भारत उपमहाद्वीप के सभी भागों में नहीं फैल पाया, यानी अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो ये भारत के उपमहाद्वीप में सभी भागों में नहीं फैल पाया, और अगर हमें इसकी सीमा नियंत्रण की बात करें तो ये सब जगह एक जैसी नहीं थी। अब हम बात कर लेते हैं राजधर्म के नवीन सिद्धांत, जिसमें हम बात करेंगे दक्षिण के राजा और सरदार के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि सरदार और जो राजा थे उनके बीच कैसे संबंध थे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत जैसे ये आपका दक्षिण भारत हो गया, इसमें क्या क्या आते हैं? तमिलनाडु आपका आता है, आंध्र प्रदेश आता है, केरल आता है। तो इसमें क्या है? चोल चेर पांडे जैसी जो सरदारियां थी उनका क्या हुआ? उदय हुआ। ये राज्य काफ़ी समृद्ध और स्थायी माने गए थे। इन राज्यों में क्या हुआ कि इन राज्यों का जानने का जो सबसे अच्छे स्रोत हमें मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? तमिल संगम ग्रंथ से हमें जानने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सरदार की। तो सरदार जो होते थे वो काफ़ी शक्तिशाली होते थे
और इनका जो पद है वो वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी। इसका समर्थन उसके परिवार के लोग जो है वो करते थे, यानी इन पर जो अधिकार होता था वो किसका होता था, सरदार का होता था। इस पर जो अधिकार होता था वो सरदार का होता था और इसके परिवार के सदस्य जो है इनका सपोर्ट करते थे। लेकिन अगर हम बात करें इनके पद की, तो इनका पद जो है वो वंशानुगत हो भी सकता था या नहीं भी, यानी पहले पिता, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पिता, फिर उसका पुत्र, इस तरीके से जो है वो वंशानुगत जो पद है वो चलता रहता था। सरदार के कार्यों की अगर हम बात करें कि सरदार के क्या क्या कार्य होते थे, तो इनका कार्य होता था अनुष्ठान करना, युद्ध का नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाना। ये सारे कार्य किसके होते थे, सरदार के होते थे। अब हम बात कर लेते हैं कि इनको क्या चीज़ दी जाती थी जनता द्वारा। तो देखिए, जनता द्वारा जो है सरदार को क्या दिए जाते थे, उपहार। उपहार का मतलब होता है गिफ्ट, यानी इनको क्या दिए जाते थे, गिफ्ट दिए जाते थे केवल। यानी जो जितने भी सरदार होते थे उनको जनता क्या देती थी, गिफ्ट देती थी। लेकिन वहीं अगर हम राजा की बात करें तो वो क्या करता था, वो टैक्स वसूला करता था, यानी उसको क्या दिया जाता था, कर दिया जाता था। यानी ये इनके बीच डिफरेंस देखने को मिलता है कि सरदार जो थे वो क्या करते थे, सिर्फ उपहार लिया करते थे, लेकिन राजा जो है वो टैक्स कलेक्ट किया करता था। इसमें देखिए एक डिफरेंस आप ये भी बता सकते हैं कि देखिए सरदार क्या होता था, सरदार जो है किसी की शादी, मान लो गांव में कहीं शादी हो रही है तो दया भाव से उन्हें थोड़ा सा अटैचमेंट होता है लोगों से, तो वो उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम राजा की बात करें तो राजा को जो है इतनी अटैचमेंट जो है वो प्रजा से नहीं होती जितनी कि सरदारों को ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बड़े स्तर पर क्या करते हैं, रूल करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सरदारी। सरदारी में क्या होती है कि स्थायी सेना नहीं होती। वहीं अगर हम राजा की बात करें तो उनकी अलग से ही एक स्थायी सेना होती है, क्योंकि कभी भी कोई भी राजा जो है उस पर अटैक कर सकता है। अब कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार में राजस्व जुटाते थे। अगर हम बात करें सरदार के या राजा के, कुछ ऐसे होते थे जो लंबी दूरी के व्यापार के लिए जो होते थे उनसे क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट क्या करते थे। फॉर एग्जाम्पल, कोई जो बाहर से कोई आ रहा है और वो क्या कर रहा है, यहाँ पे व्यापार के लिए आया और फिर वो यहाँ पे रुक गया इस जगह पर, और इस जगह पर किसका अधिकार है, राजा का अधिकार है। यहाँ पे उसने विश्राम किया थोड़ा और फिर वो दूसरी जगह गया, तो वो क्या करते थे, जब वो यहाँ पे आके विश्राम करेगा यानी यहाँ पे आकर थोड़ा रेस्ट करेगा, तो उस दौरान राजा क्या करता था, उससे टैक्स कलेक्ट क्या करता था, या सरदार भी जो थे वो क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट क्या करते थे। अब वो किस लिए, देखिए इसमें क्या करता था, जो राजा था वो राजा उनको कुछ सुविधा प्रोवाइड कराता था, जैसे कि वहाँ पे विश्राम करने की जगह, खाना पीना, थोड़ा सा बंदोबस्त उसका जो है वो किया जाता था, ताकि वो थोड़ा सा अपना रेस्ट करे और उसके बदले में वो उससे क्या ले, राजस्व, यानी वो उनसे टैक्स लिया करते थे। तो यहीं पर आपका जो पार्ट 2 है इस वीडियो का वो कम्प्लीट हो जाता है, पार्ट 2। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे वैदिक राजा के बारे में, दैविक राजा के बारे में, और राजा और प्रजा के बीच जो है वो किस तरह के संबंध जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।